हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुबह अपडेट देखी होगी, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया है। और चाहे क्लास 10th की बात करें चाहे क्लास 12th की बात करें, दोनों का मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है। तो हम लोगों को देरी नहीं करनी है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही पेपर का पैटर्न पता चलता है, मॉडल पेपर से ही पता चलता है पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और मॉडल पेपर से ही पता चलता है कि किस तरीके के हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, मतलब कितनी तैयारी हो चुकी है। तो मॉडल पेपर जब लगाएंगे तो ही पता चल पाएगा कितना तैयार हो चुका है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर लगाना इसलिए जरूरी होता है, वीडियो देखना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि मॉडल पेपर से 70 से 60% क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग मॉडल पेपर का डिस्कशन करते हैं। यहाँ सामान्य हिंदी हेडिंग पड़ी हुई है, कुछ बच्चे का क्वेश्चन होता है सर साहित्यिक हिंदी वाले नहीं देख सकते क्या? साहित्यिक हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि चाहे सामान्य हिंदी का बच्चा हो चाहे साहित्यिक का बच्चा हो, दोनों में इसी तरीके का पेपर आता है। साहित्यिक में एक दो क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, आज मॉडल पेपर का डिस्कशन करना है हम लोगों को। 100 नंबर का आता है, और अगर आपने आज की वीडियो देख ली, मेरे प्यारे बच्चे, तो 100 में आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ध्यान रखिएगा। ये है हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी इंटरमीडिएट की। किस तरीके से इसको भरा जाता है ये हम बताएंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहिएगा। सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, या बीच में कहीं पे बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है आज का पेपर, जो कि यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि ये नया पेपर है, मॉडल पेपर। ये 2025 के जैसा नहीं है, क्योंकि 2025 में जो मॉडल पेपर था वो 2024 का ही कॉपी था। 26 में ऐसा नहीं हुआ है। 25-26 का जो एग्जाम आप देने जा रहे हो 26 में, उसका जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने इस बार जो रिलीज किया, वो नया पेपर रिलीज किया, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। इसका पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो खंड का हमारा यहाँ पे खंड का स्टार्ट होने जा रहा है। 5 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के आते हैं, 5 नंबर का यहाँ पे खंड का आता है, ठीक है। खंड का में 2 क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न संख्या 1 का क और प्रश्न संख्या 1 का ख। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खंड खा की स्टार्टिंग होती है संस्कृत पोर्शन से और ग्रामर से। खंड का में साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, व्याख्या, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, ये सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो खंड का हमारा आने वाला है, और खंड का में पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। यहाँ पे पूर्व भारतेंदु युग होना चाहिए था बेटा, यहाँ पूर्व भारतेंदु युग होना चाहिए था, कि निम्नलिखित में से पूर्व भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं है। देखो, भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, श्रीधर पाठक, एक न रुके रहेंगे, लक्ष्मण सिंह, कोई पूछे तो बोल दीजिएगा हाँ है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। लेकिन कौन लेखक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पेपर में कभी कदार बच्चा डिस्टरबेंस हो जाता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं लिखा है, पूछा कौन नहीं है, तो श्रीधर पाठक यहाँ पे जो है वो इस भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो फिर भारतेंदु युग के लेखक कौन है सर जी? तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भारतेंदु युग जो है वो ये 3 लोग हैं, और श्रीधर पाठक इसके भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो श्रीधर पाठक किस युग के लेखक है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, भारतेंदु युग के ना होके ये द्विवेदी युग के लेखक है। किस युग के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग के लेखक है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, नए क्वेश्चन हैं, पूर्व भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं है, ये क्वेश्चन था। देखो, सितारे हिंद भी हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां भी हैं, लक्ष्मण सिंह भी हैं, ये तीनों की तीनों हैं। कौन नहीं है क्वेश्चन पूछा था, तो श्रीधर पाठक हमारे नहीं है, क्योंकि श्रीधर पाठक किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। सर ये क्यों बता रहे हो द्विवेदी युग के? बेटा देखो, कभी कदार क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आता है, पेपर अक्सर 60%। अब क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में पता है? पूछा जाएगा बताइए श्रीधर पाठक किस युग के लेखक है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया श्रीधर पाठक जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी की प्रथम डायरी जेल डायरी, हिंदी की प्रथम नाटक नहुस, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इस सारा को डिटेल करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करें, समझो। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। किसका किसका सही था कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड के लिए जरा रुक जाइएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि
इस साल हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक का नाम कौन है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है। देखो जयशंकर प्रसाद हमारे छायावादोत्तर युग के लेखक हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समकालीन नाटककार कौन है इनमें से, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे गोविंद वल्लभ पंत। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ये गोविंद वल्लभ पंत ही इसके हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक युग की बात करें तो हरिकृष्ण प्रेमी। देखो नाटक युग की अगर बात करें, देखो यहाँ समकालीन नाटक पूछा गया, अगर नाटक युग की बात करा जाए, नाटक युग की बात किया जाए तो हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी। और आप लोगों को ध्यान रखना हरिकृष्ण प्रेमी, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों लक्ष्मण सिंह। कौन, लक्ष्मण सिंह। ये दो लोगों को आपको बाद में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद के नाटक युग कौन है तो हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, और कौन है, लक्ष्मण सिंह है। यहाँ पे ये पूछा जाए जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते क्योंकि अच्छा इतना है ही वो, ठीक है, मुझे लगा कि हाइड हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है मेरे भाई। देखो आलोचना के क्षेत्र में आलोचककार ऐसे पूछा जा सकता है, हिंदी के प्रथम आलोचककार का नाम, हिंदी के प्रथम आलोचककार का नाम, हिंदी के प्रथम आलोचककार का नाम ये पूछा जा सकता है, हिंदी के प्रथम निबंधकार का नाम, ठीक है, हिंदी के गद्य के जनक पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये कहा जा सकता है हिंदी में ये जो शुक्ल युग है ये किसके नाम पे पड़ा। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। इनको हम लोग शुक्ल युग के प्रवक्तक भी कहते हैं, शुक्ल युग के ये आलोचककार भी हैं, ये निबंधकार भी हैं, और ये हमारे आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है, बताइए क्या संपादन किया है, अर्थात कौन सी पुस्तक संपादित की है, कौन सी पुस्तक संपादित की है बताओ। हिंदी प्रदीप, प्रथा, सरस्वती की आनंद कादम्बनी। देखो बद्रीनाथ चौधरी जो हैं, जिनको हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने पता है क्या संपादित किया मेरे प्यारे बच्चों, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगर पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप या आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो हम लोगों को मेरे भाई क्या बोलना है, प्रेमघन जी ने किया है। किसने किया है, प्रेमघन जी ने किया। अच्छा, अगर पूछा जाए हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया है, तो मेरे भाई हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया है वो किया बालकृष्ण भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है। अच्छा, प्रथा कोई मेरे प्यारे बच्चों, प्रथा कोई भी पत्रिका नहीं है हमारे नॉलेज में, प्रभा है, प्रथा नहीं है। देखो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस पुस्तिका का संपादन किया है, आनंद कादम्बनी, किसका, आनंद कादम्बनी का। अच्छा, कभी कदार पूछा जाए हिंदी प्रदीप का किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। सरस्वती का किसने किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। किसका किया है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती पत्रिका का, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट जी ने, और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किसका किया है, आनंद कादम्बनी का किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 2, प्रयोगवाद की विशेषता है। देखो प्रयोगवाद की विशेषता क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखो प्रकृति में वर्णन, ये तो प्रयोगवाद का नहीं था,
अतिशय भावुकता ये भी नहीं, विद्रोह व क्रांति ये भी नहीं, नवीनता के प्रति आग्रह ये हमारा प्रयोगवाद। और देखो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जब ये देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं खाली मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसको समझेंगे, जब हम गद्य साहित्य का इतिहास पद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, विशेषताएं बहुत सारी हैं, तो ये तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तभी आपको याद होगा। अभी के लिए याद रखना प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो नवीनता के प्रति आग्रह है, ठीक है। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? बेटे बताओ किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, हम लोगों को ये बताना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किस युग को हम लोग जागरण सुधार काल कहते हैं? ठीक है मेरे भाई, किस युग को हम लोग जागरण सुधार काल कहते हैं? बताइए जल्दी, सही बच्चों को ये बताना है किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन जी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो नागार्जुन जी किस युग के कवि हैं? नागार्जुन किस युग के कवि हैं? तो ये आपको हम लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागार्जुन किस युग के कवि है, क्योंकि मेरे भाई पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयोगवादी कवि नहीं है। ये देखो प्रयोगवादी युग के कवि कौन नहीं है। देखो ये तो प्रयोगवादी के हैं, त्रिलोचन नेमीचंद जैन भी प्रयोगवादी के, केदारनाथ अग्रवाल भी प्रयोगवादी के, तो नागार्जुन किस युग के कवि हैं ये पूछा जाएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको नहीं पता है तो नागार्जुन जो है वो छाया वादोत्तर युग के कवि हैं। छाया वादोत्तर युग के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? अगर पूछा जाए मेरे भाई तो आप लोगों को बताना है कि ये किस युग के कवि हैं। छाया वादोत्तर युग के कवि हैं, और ये सारे के सारे किस युग के कवि हैं? प्रयोगवादी युग के कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त हो और चाहे जैसे कि अभी हमने आपसे कहा जागरण काल युग किसका नाम है, तो ये द्विवेदी युग का है, जागरण काल। हम आपको सारे युगों के लेखक की ट्रिक भी बताने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप परेशान ना होइए, सारा कुछ हम आपको समझाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या है वो देखो, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त भी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। और द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? तो जागरण काल के नाम से जाना जाता है। जागरण काल के नाम से किसको जाना जाता है? द्विवेदी युग को, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। आओ, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो महाप्राण के नाम से विख्यात हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नया क्वेश्चन है बेटा, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसका मतलब मॉडल पेपर में नया है, इसका मतलब आपके पेपर में आने वाला है। जो पेपर मॉडल पेपर में कुछ नए क्वेश्चंस आपको दिखाई दे वो तो 110% पेपर में आने वाले हैं, तो इसको स्टार मार्क लगा लेना, ओके। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो ध्यान रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो हमारे विख्यात हैं, किससे? महाप्राण के नाम से, ठीक है। इनको महाप्राण कहा जाता है। आइए देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, 5 नंबर का गद्य साहित्य का इतिहास, 5 नंबर का पद्य साहित्य का इतिहास। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन होगा मेरे भाई वो हमारा पूछा जाएगा 10 और 10 20 नंबर का। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या होने वाला है? सेकंड क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 3 में, सॉरी प्रश्न संख्या 1 में तो आता है गद्य साहित्य का इतिहास, प्रश्न संख्या 2 में आता है पद्य साहित्य का इतिहास, प्रश्न संख्या 3 में आता है गद्य की व्याख्या। 2 व्याख्या आएंगी, कोई एक व्याख्या करनी होती है, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे एक ही व्याख्या सॉल्व करके लेके आए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा तरीका लेके आए। एक आपको मैंने दिया है टारगेट कि आप मेरे तरीके को देखो, दूसरा तरीका और दूसरी व्याख्या को आप अपने तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? ये है गद्यांश कह रहा है यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। किस चैप्टर से लिया गया बता सकते हो? गद्यांश के किस चैप्टर से लिया गया? गद्यांश के किस चैप्टर से लिया गया? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। रॉबर्ट नर्सिंग होम,
अब आपको ये बताना है रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक का नाम कौन है, कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि बेटा सारे लेखक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। कभी भी कोई पैसेज जब आए तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि वह किस पाठ से लिया गया है, अर्थात जिसको हम लोग संदर्भ कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ तरीका हमने लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन क्या था, कह रहा था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ कैसे लिखना है, जैसा मैं लिख के लाया हूं वैसा ही आपको पेपर में डिट्टो सेम टू सेम चीजें ऐसी नोट करनी है। कितना बढ़िया तरीका, क्या मेथड लगाने वाले हैं, बिल्कुल अलग। देखो गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आएगा तो संदर्भ का मतलब होता है आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम याद होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। अब 2 गद्यांश आते हैं पेपर में अथवा लग के, अभी आगे चल के एक अथवा वाला दिखाने वाला हूं, उनमें कोई एक करना होता है। तो एक बात ध्यान रख लेना जरा, जब कभी आप लोग उत्तर लिख रहे होगे, अच्छा ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे बाद में जब हम कॉपी लिखना बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे खाली। देखो कॉपी लिखने में हम आपको बताएंगे कैसे हेडिंग डालनी है, संकेत डालना होता है। संकेत डालने का मतलब कौन सा, आप देखो 2 पूछे जाते हैं, कोई एक करना होता है। अब एग्जामिनर को पेपर ना देखना पड़े तो आपको संकेत डालना पड़ता है कि कौन वाला आप कर रहे हो। तो जैसे कि हम लोग ये वाला कर रहे हैं, कौन वाला कर रहे हैं, ये अनुभव कितना चमत्कारी है, तो हम लोग संकेत डालते हैं उत्तर लिखते समय, ये अनुभव कितना चमत्कारी है, डैश 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 सर्वोत्तम ज्योत है लास्ट। तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है आपने ये वाला पैसेज किया है। 2 आएंगे, कोई एक करना होता है। उसके बाद हम लोग उत्तर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है संदर्भ, तो हम लोग संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा। अब ये क्या है भैया, ये है टेक्निक। ये क्या है भाई, टेक्निक है लिखने की। कुछ नया तरीके से लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आधुनिक गद्य साहित्य के प्रसिद्ध शैलीकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक संस्मरण रिपोर्टाज से उद्धृत है। देखो ये जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है वो क्या है, संस्मरण विधा पे आधारित है। पूछा जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा पे आधारित है, तो संस्मरण विधा पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको संदर्भ कोई भी आए, रॉबर्ट नर्सिंग होम चैप्टर से कोई भी व्याख्या आए, वो आपको सबका संदर्भ ऐसा ही लिखना है। सर अच्छा ये नहीं आई तो किसी और चैप्टर की आ गई, उसका कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आपको मैंने रस छंद अलंकार पढ़ाया ना, सारा कुछ पढ़ाएंगे पेपर तक जाते जाते, सब कुछ बताएंगे संदर्भ कैसे लिखना है, हर चैप्टर का चैप्टर वाइज संदर्भ कैसे लिखा जाता है, सबका अलग अलग तरीका देंगे। हर चैनल से डिफरेंट कंटेंट मिलने वाला, ये मेरी गारंटी, आपको यहीं से समझ में आने वाला होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आधुनिक गद्य साहित्य के प्रसिद्ध शैलीकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक संस्मरण ब्रैकेट में रिपोर्टाज से उद्धृत किया गया है या लिया गया है, ठीक है। ये हमारा था संदर्भ। इसके आपको मिलते हैं 2 अंक अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो, बढ़िया तरीके से। देखो कितना सिंपल और कितना अच्छा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश है क्या, रेखांकित अंश यह है कि यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। तो यहां से लेके यहां तक की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करते टाइम पहले तो आपको पैसेज को पढ़ना होता है और पैसेज को पढ़ने के बाद उसका भाव समझना होता है, आखिरकार बात किस चीज की जा रही है। देखिए मैंने यहाँ व्याख्या कर रखी है, आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। कह रहा है लेखक आश्चर्य व्यक्त करते हुए, अब वहां पे आश्चर्य कैसे पता चला सर, आपको कैसे पता चला, देखो यहाँ पे था विस्मयादि बोधक का साइन, विस्मयादि बोधक का चिन्ह था, तो मुझे समझ में आ गया कि लेखक जो है आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो मैंने ये लाइन लिख दी है, ठीक है। और अपने तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिखा है, आपको अपने तरीके से लिखना है। व्याख्या करते टाइम अपने शब्दों में व्याख्या की जाती है, पैसेज को पढ़ा जाता है, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, जो भी भाव समझ में आया, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, लिखना है पेपर में, ये नहीं कि छोड़ के आ जाओ। जो भी भाव समझ में आ रहा है उस भाव के अनुसार आपको क्या करना है, व्याख्या लिखनी है। लिखने का तरीका होता है वो हम आपको बताएंगे। लेखक कहना चाहता है या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी रेखांकित अंश में कहना चाहते हैं कि इस तरीके से लिखा जाता है। स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी देनी होती है, ठीक है, वो हम आपको सारा कुछ बता देंगे, टेंशन ना लो बेटा। अभी ये वीडियो लंबी ना जाए, ज़्यादा लंबी ना जाए, इस वजह से हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ओके, लेखक आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में, अच्छा रॉबर्ट नर्सिंग होम जो था जिसमें नर्स लोग काम किया करती थी, उसमें सेवा में लगी नर्सें जो थी वो विशेषकर मदरें जितनी अधिक आयु वाली हैं,
अच्छा, वहां पे रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो नर्सिंग था, उसमें जो नर्सें हुआ करती थी वो अधिक उम्र वाली थी, लेकिन उनके अंदर का जो हौसला था, उनके अंदर की कार्यशील शक्ति जो थी, देखो लिखा लिखा है, जितनी आयु वाले हैं उनके चेहरा उतना ही अधिक प्रसन्न। देखने में वो बहुत आयु वाली लगती, लेकिन उनका चेहरा उतना ही प्रसन्न, उत्साहपूर्ण और मुस्कान से भरा है। लेखक प्रश्न करते हैं कि लेखक प्रश्न करते हैं कि इस प्रसन्नता का स्रोत क्या है, इस प्रसन्नता का स्रोत क्या है। यह है ना, ये किस दीपक की ज्योत है, ये प्रश्न किया है, लेखक ने प्रश्न किया है, ये किस दीपक की ज्योत है। इसका मतलब ये कौन, किसकी बात कर रहा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सों की बात की जा रही है कि वो अधिक आयु की हो तो गई है, परंतु उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, उनके चेहरे पर जो उत्साह दिखाई देता है, ये मेरे भाई किस दीपक की ज्योत है, अर्थात ये हमारे किस दीपक की ज्योत है, अर्थात यह इनकी प्रसन्नता का स्रोत क्या है, अर्थात इनकी प्रसन्नता का राज क्या है, ये बोला जा रहा है। और स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं कि और स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, देखो, जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन, सेवा निरत जीवन, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ये ज्योत है। ये जो प्रसन्नता का स्रोत है ना, ये खुद अपने शब्दों में उत्तर देते हुए कहते हैं, और वह स्वयं उत्तर देते हैं कि यह प्रसन्नता उनके जागरूक, जागरूक का मतलब सचेत रहना, यह प्रसन्नता, देखो उसमें प्रसन्नता लिखा था, मैंने उसको सचेत लिख दिया, यह प्रसन्नता उनके जागरूक, जागरूक लिखा तो उसको मैंने सचेत लिख दिया। थोड़ा सा एग्जामिनर को दिखाओ कि मुझे इसके बारे में कुछ चीजें और भी पता है, तो क्या लिखोगे कि और स्वयं उत्तर देते हैं कि यह प्रसन्नता उनके जागरूक अर्थात सचेत, लक्ष्य अर्थात सेवा के प्रति समर्पित और लगातार सेवा में लगे रहने वाले जीवन की ज्योति प्रकाशित है। भले ही ये मदरे अलग अलग भाषाओं और देशों से हों, लेकिन उनकी निस्वार्थ सेवा, विश्वास और एकाग्रता की यह ज्योति ही संसार की सबसे श्रेष्ठ ज्योति, सबसे श्रेष्ठ ज्योति, एक सेकंड देख ले मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे है कि मैं इसको बताऊं, सबसे श्रेष्ठ ज्योति है, बस आपको लिखना है सबसे श्रेष्ठ ज्योति है, सबसे श्रेष्ठ ज्योति है। देखो यहाँ है लिखा हुआ है, छुप गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, रेखांकित अंश को व्याख्या कैसे करनी। देखो रॉबर्ट नर्सिंग होम जी ने जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी थे मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या थे, वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में नर्सों के बारे में उन्होंने बताया कि वह देखने में तो भले ही अधिक आयु की लगती है, लेकिन उनके अंदर की जो चैतन्यता है, उनके अंदर की जो मुस्कान है, उनके अंदर का जो उत्साह है और विश्वास है, वो काम करने पे, काम करने की लगन पे, उनके लक्ष्य को समर्पित करता है और उनको दिखाता है कि वो कितना अपने काम में डेडिकेट है। तो ये बात अपने आप में, अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है आपको पेपर में जाके, ये हमने अपना तरीका लिखा है, आपको अपना तरीका वहां पे लिखना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था पैसेज का, थर्ड क्वेश्चन था गद्यांश का उद्देश्य क्या है। वो जो गद्यांश लिखा हुआ उसका उद्देश्य क्या है, कभी कदार पूछा जाता है कि टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है उद्देश्य क्या है, तो देखो गद्यांश का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण में है। भाई देखो नर्सों में भी यही उन्होंने दिखाया है कि नर्स देखने में भले ही ज्यादा उम्र की हो, लेकिन उनकी जो निस्वार्थ सेवा और लगन है अपने काम के प्रति, वो उनको अलग बनाती है। यही उनका उद्देश्य था। ये आपको बताने का उद्देश्य ये है कि प्रमुख उद्देश्य यही है कि जीवन की वास्तविक सार्थकता भौतिक सुखों में नहीं है, फिजिकली में नहीं है, फिजिकली इंजॉय में नहीं है भाई जो सोच रहे भौतिक सुखों में, बल्कि किसमें है, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में है और समर्पण में है, किसी कार्य के प्रति समर्पित हो जाने में है। लेखक सेवा निरत और मुस्कानमयी वृद्ध मदरों के उदाहरण से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, अर्थात यहाँ लिख सकते हो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी सेवा निरत और मुस्कानमयी वृद्ध मदरों अर्थात नर्सों के उदाहरण से ये सिद्ध करना चाहते हैं, उनका उदाहरण लेके वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जागरूकता, लक्ष्यदर्शी और सेवा में लगा जीवन ही वह सर्वोत्तम ज्योति होती है जो मानवता को प्रकाशित कर सकती है। मतलब अगर आप किसी कार्य में लगे हुए हो, जागरूक हो, उसके लिए समर्पित हो, तो आप सफलता के मार्ग पे अग्रसर हो चुके हो, आप को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बताया था किसने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में नर्सों, वृद्ध नर्सों के उदाहरण को लेके। तो ये उद्देश्य ये था उनका बताने का, क्या उद्देश्य था उनको लेके, नर्सों को लेके ये बताने का उद्देश्य था कि यदि हम जागरूक, लक्ष्यदर्शी और सेवा में
लगा ही जीवन ही सर्वोत्तम ज्योति होता है, अर्थात अगर हम अपने जीवन को एक डेडिकेट कर दें या निस्वार्थ किसी की सेवा करें तो कहीं ना कहीं भगवान आपका भला करता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने शब्दों में वहां पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? अभी अभी हमने आपको बताया कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन, सेवा निरत जीवन और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की जो ज्योति होती है ना, वही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति होती है मेरे भाई, वही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति होती है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है? जागरूक जीवन, अर्थात हम लोग जागरूक हैं अपने जीवन को लेके, क्या कार्य करना मुझे पता है। लक्ष्य दर्शी जीवन, आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए तभी आपका जीवन अच्छा है। सेवा निरत जीवन, सेवा में व्यतीत होना चाहिए, नहीं लेटे लेटे खा रहे हैं। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की जो जो ज्योति है, यही विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, यही हमारा उनका उद्देश्य था बताने का कि यहाँ पे देखो ये सारे चैप्टर क्या बताते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो ये चैप्टर इसलिए यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपको सिखाए कि अगर हम लोग आत्मसमर्पित हैं किसी काम को लेके, उस पर सेवा निरत हैं, जागरूक हैं, लक्ष्यदर्शी हैं, लक्ष्य पता है क्या है, तो आपका जो जीवन होगा ना, वो आपके जीवन में कह सकते हैं ना सर्वोत्तम ज्योति घोषित कर देगा। घोषित मतलब घोषित कर देना अर्थात जला देगा, अर्थात फैला देगा, आपको हर जगह फैला देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है? वाह भाई वाह, लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा कार्य में लगी विदेशी मिशनरी मदर, मुख्य रूप से मदर टेरेसा, क्रिस हेल्ड, ये विदेशी लोग थे, है ना, मदर मार्गेट के मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है। और इनके मुस्कान में जीवन से ये बताया कि हम लोगों को अपने जीवन में क्या रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, लक्ष्यदर्शी रहना चाहिए और समर्पित रहना चाहिए कार्य को लेके। तो ये हम लोगों को इस तरीके से बेटा सॉल्व करना होता है। देखो गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है, बात करें इसकी, तो ये तो हम आपको बताएंगे बेटा जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, जब गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना बताएंगे। अभी मैं आपको सॉल्व करना नहीं, पेपर डिस्कस करने आया हूँ। जिनको आता है वो थोड़ा सा देखें पैटर्न क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो ये वाला आपको करना है घर से, ये आपको करना है। ये अथवा लगा, मैंने क्या कहता, दो आते हैं ना, अथवा लग के दूसरा आया हुआ है, ये वाला आपको खुद सॉल्व करना है। अशोक के जो सम्मान कालिदास से मिला, देखो अशोक, ये पता है किस चैप्टर से लिया गया मेरे भाई? ये लिया गया अशोक के फूल चैप्टर से। और इसके कोई पूछे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो हमने आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बता दिया। ठीक है, अब आप लोगों को व्याख्या खुद ब खुद करनी इसकी, और नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद सॉल्व करने। देखो क्या करा जाता है, इसको पहले पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद जो हमको सेंस समझ में आ रहा है उस सेंस के अकॉर्डिंग व्याख्या की जाती है। व्याख्या का मतलब वो लाइनों को व्याख्यान करो, अर्थात थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखो। ठीक है, अच्छा लिखो, ये नहीं कि बड़ा चढ़ा के लिख रहे हो तो कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है। तो हम लोग व्याख्या करना सीखेंगे, टेंशन ना लो, अभी पेपर देखते हैं पेपर कैसा आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दो आएंगी व्याख्या गद्य की, कोई एक करनी होती है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 1 में क्या आता है, गद्य साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 2 में क्या आता है, पद्य साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 3 में क्या आता है, गद्य की व्याख्या। कितनी व्याख्या आती है, 2 करनी, कितनी, कोई एक, संकेत लिख के करा जाता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 में आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, अर्थात यहाँ पे भी व्याख्या करनी होती है। देखो पद्यांश पे आधारित, अब पद्यांश पे आधारित ही 5 प्रश्न आएंगे, 1 2 3 4 5, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 5, तो टोटल कितने अंक मिलेंगे आपको, 10 अंक मिलेंगे अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो। देखो यही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यही हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 5 प्रश्न है, लिखा है तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन। बापू के प्रति बढ़िया चैप्टर है, अभी पढ़ाएंगे तो समझ में आने वाला है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भवशून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तो हे अस्थि शेष, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भवशून्य लीन आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये हमारा बहुत बढ़िया पद्यांश है। पद्यांश पद्य में आता है, काव्य में आता है। यहाँ कवि होते हैं, लेखक नहीं होते, ध्यान रखिएगा। यहाँ कवि होते हैं, लेखक नहीं होते हैं। और इन कवि को हम लोगों को जानना है, और उससे पहले ये पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको पढ़ने के बाद हम लोग 5 प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम आपको गद्यांश पद्यांश जब पढ़ाएंगे ना, तो एक एक गद्यांश और पद्यांश को समझाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं इस पद्यांश
वो कैसे करना है, इन पांचों प्रश्नों को कैसे करना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, संदर्भ लिखिए। तो देखो मेरे भाई इसका भी उत्तर हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। क्या है उत्तर इसका? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखना है? वहां गद्यांश लिख रहे थे, यहाँ पद्यांश लिखेंगे। क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि, वहां क्या लिखा था? गद्य गरिमा। यहाँ काव्यांजलि में संकलित, ये जरूर लिखना है, ध्यान रख लेना। पद्य की जितनी भी आएंगी काव्यांजलि में संकलित, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की कविता बापू के प्रति से उद्धृत किया गया। देखो कितना बढ़िया हमने आपको लिखा है संदर्भ। अब थोड़ा सा अगर अच्छा करना है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताऊंगा, उन चैप्टर के पद्यांश पढ़ाऊंगा। जैसे हमारा हो गया कैकेयी का अनुताप हो गया, पवन दूतिका हो गया, ठीक है, और गीत हो गए महादेवी वर्मा के गीत 1, गीत 1, गीत 2, गीत 3, है ना। श्रद्धा मनु हो गया, बापू के प्रति हो गया। ये कुछ चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, इन सब की व्याख्या अलग अलग लिखवाएंगे। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अलग तरीके से हम आपको लिखाएंगे। आप यहाँ पे देखो व्याख्या कैसे लिखनी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संकलित प्रकृति के सुकुमार सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि के रूप में हमारे कौन, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह की कविता बापू के प्रति से उद्धृत किया गया है। व्याख्या क्या करनी है? व्याख्या देखो उसमें कह रहा था रेखांकित अंश की व्याख्या करो, लेकिन मेरे भाई मॉडल पेपर में उसने रेखांकित कहीं किया ही नहीं है। तो मैंने अभी लाइन खींची है, अगर मैं इसको मिटा दूं, रफ कर दूं, तो यहाँ कहीं पे भी रेखांकित नहीं किया। रेखांकित का मतलब होता है जहां पे किसी भी लाइन के नीचे वो एक लाइन खींच देगा, इनमें से किसी भी लाइन के नीचे वो एक लाइन खींच देगा। जैसे मान लो इसके नीचे, इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी अपने शब्दों में। यहाँ नहीं है तो मैंने इस पूरे पैसेज की व्याख्या कर रखी है। आइए देखते हैं पूरे पैसेज की व्याख्या क्या है। देखो यहाँ पे बापू का जो स्ट्रगल था, बापू का जो, बापू कौन, हमारे गांधी जी, इनका आत्मविश्वास जो था और इनका चरित्र चित्रण थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और मतलब कह सकते हैं कम, इतने बूढ़े होने के बावजूद, इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने भारत को आजाद कराने में बहुत भूमिका निभाई थी। तभी कहा जाता है तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। सुनो देखो कैसे कवि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जीने का जो तरीका था, दृढ़ संकल्पी जो थे, उसके बारे में कहते हैं। कवि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे बापू, क्या कहते हैं? हे बापू, आप जीवन की पूर्ण इकाई हैं। आप जीवन की पूर्ण इकाई, आप लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप जीवन की पूर्ण इकाई हैं। आपके भीतर जीवन का कोई भी आशार व्यर्थ या क्षण भंगुर भाग शेष नहीं है, बल्कि समस्त भौतिक संसार का मिथ्यापन आपके आत्मिक बल में विलय है, हो गया है। आप ही वह अमर आधार हैं जिस पर भविष्य में आने वाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भावी की संस्कृति स्थापित होगी और फलेगी फूलेगी। इसका अर्थ है कि गांधी जी के आदर्शों सत्य, अहिंसा और, इसको थोड़ा छोटा कर दे, सत्य, अहिंसा और त्याग पर ही नए भारत का निर्माण होगा। तो गांधी जी ने जीने का तरीका बताया था, गांधी जी ने स्ट्रगल किया था, उनके स्ट्रगल से हम लोगों को प्रेरित होना। और यहाँ प्रेरित होके कवि कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं? कवि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं, हे बापू, आप जीवन की इकाई हैं, आप जीवन की पूर्ण इकाई, आप जीने के स्रोत हैं। आप लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को, हम अस्थिहीन हैं, हम हस्ती शेष भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल से पीछे नहीं जाना है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है, और जब इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे पूरी, तो आपको चैप्टर समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। अभी ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आने वाला है। व्याख्या समझ में इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि मेरे भाई आप लोगों ने व्याख्या पढ़ी नहीं है। लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, अभी मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है, मॉडल पेपर डिस्कस हो रहा है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आइए, ये हम लोगों की व्याख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? देखो, कवि ये संदेश देना चाहता है कि बापू एक ऐसे अमर आधार हैं जिनके त्याग और सत्य पर आधारित नैतिक मूल्य ही आने वाली पीढ़ी की संस्कृति का आधार बनेंगे। इनके जो नैतिक मूल्य हैं, इनका जो जीने का तरीका था, इनका जो दृढ़ संकल्प तरीका था, इनका जो
अपना समर्पण समर्पण का भाव था, वो सारा कुछ आप लोगों को इंस्पायर करता है। वो हम लोग मुक्ति यज्ञ में भी सीखते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हर किसी से कोई ना कोई इंस्पायर होकर आगे बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चे। आप भी इंस्पायर हुआ करो किसी न किसी लोगों से। देखो, ये जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इतनी आलसी पीढ़ी हो चुकी है कि ये उठ ही जाए बेड से बहुत बड़ी बात है। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी से इंस्पायर होना पड़ेगा। इन्होंने स्ट्रगल किया, आज जाके ये देखो कितना अच्छा जीवन जिए। बापू जी ने हम लोगों को त्याग और अहिंसा बहुत अच्छी, उन्होंने आए याद आ गया, अहिंसा का भाव उन्होंने डाला हम लोगों के अंदर। हम लोगों से कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। उन्होंने भी हिंसा नहीं की। जो बात करके निपटाई जा सकती है उसको हम लोग लड़ाई से नहीं निपटाते। ये सब कुछ उनके भाव थे जो इसमें यहाँ पे व्यक्त किए गए हैं और इसी से जीवन जीने का तरीका बताया गया। मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, जब पढ़ाऊंगा तब। अभी आप लोगों को मेथड जानना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? महात्मा गांधी जी जो है वो हड्डियों का ढांचा प्रतीत होते हैं, क्योंकि कवि ने उन्हें मांसहीन और रक्तहीन और अस्थिशेष और अस्थिहीन बताया हुआ है, कहकर उनके घोर तपस्वी जीवन और त्यागमय स्वरूप का चित्रण किया है। तो आप ये मत सोच लो हे रक्तहीन हे मांसहीन, है ना। तो जो उनको मांसहीन बताया, मांसहीन का मतलब क्या, उनके मांस नहीं है, बहुत दुबले पतले हैं, कम मांस है, अस्थि शेष है, बहुत कम अस्थियां बची हुई हैं, कह सकते हैं मतलब दुबले पतले बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा भारत को आजाद कराने में उनका स्ट्रगल कितना रहा, ठीक है। तब कहते हैं महात्मा गांधी जी ने देश बंटवारा करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। बेटा डिपेंड ऑन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो कभी उनको मांसहीन और रक्तहीन और अस्थि से और अस्थिहीन ये कहकर इसलिए बोलता है क्योंकि उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनका जो जीवन का त्याग रहा है, उसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे भाई, कि गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? देखो भाई, गांधी जी के आदर्शों अर्थात उनके जो जीवन जीने का तरीका था, उनका जो त्याग था, उनका जो दृढ़ निश्चय संकल्प था, उसके आदर्शों पर किसको जीना होगा? ये क्वेश्चन एग्जामिनर में पूछा जा रहा है कि पद्यांश के अनुसार, आप लोगों को लिखना पद्यांश के अनुसार, भावी की संस्कृति, भावी मतलब आगे आने वाली जो संस्कृति है, को गांधी जी के आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि आने वाले भारत और उसकी संस्कृति अर्थात भारतीय जनमानस, समाज और शासन व्यवस्था को सत्य, अहिंसा, त्याग और आत्मिक बल जैसे गांधीवादी मूल्यों को आधार बनाना होगा। बेटा हम लोगों को आगे का जीवन, अगर हम लोग सत्य अहिंसा पे आधारित अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो कभी भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले तो सत्य बोलना होगा और जो काम बात से बनता है उसको बात से ही निपटाना होगा। तो इनके बहुत सारे आदर्श रहे हैं जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं, इनके बहुत सारे कर्म हैं गांधी जी के कुछ ऐसे जिससे कभी भी इंस्पायर होके आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभिनव मनुष्य का ये है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मुंह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध, तू शिशु अभी नादान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार काट लेगा, अंग तीखी है बड़ी है धार। ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ये हम आपको जब पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभिनव मनुष्य का है, बहुत सुंदर है। और हम लोग ये सब व्याख्या जितनी भी हम आपको दिखा रहे हैं ना, आप बच्चा परेशान हो रहा होगा, कह रहा होगा अरे भैया मैथ वाले सर ने तो बड़ा अच्छा मॉडल पेपर किया। बेटा उसमें क्वेश्चंस होते हैं, मेथड बताओ, सॉल्व करके दिखाओ। इंग्लिश वाले सर ने बहुत अच्छा डिस्कस किया, इंग्लिश भी मैं ही डिस्कस करूंगा। फिजिक्स वाले सर ने सर बहुत अच्छा डिस्कस किया। अरे मेरे भाई उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट पता है तो कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, थ्योरी नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल वगैरह, डेरिवेशन वगैरह। लेकिन यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पैटर्न है। अगर आप लोगों ने पद्यांश नहीं पढ़ा तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। लोग कहते हैं ना कि बना के लिख दो, अरे बना के लिखोगे तो तभी ना जब तुम्हें भाव पता होगा उसका। तो ये भाव तब पता चलेगा जब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई आता है जीवन परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रश्न संख्या 5 में जीवन परिचय। 5 में 2 क्वेश्चन आएंगे, का और खा। का में आता है गद्य पे आधारित जीवन परिचय और खा में आता है पद्य पे आधारित जीवन परिचय। 3 जीवन परिचय आते हैं, 5 नंबर सॉरी 2 जीवन परिचय आते हैं, एक गद्य का और एक पद्य का। गद्य के 3 आते हैं, इसमें से कोई एक करना होता है, पद्य में भी 3 आते हैं, इसमें से कोई एक करना होता है। एक करने पे 5 नंबर मिलते हैं, एक गद्य का करना है, एक पद्य का करना है। इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन से होने वाले हैं वो मॉडल पेपर में जो है ये तो है ही, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हमारे ये हरिशंकर परसाई जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये 5-6 हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा यहाँ पे लिखने वाले हैं? सर लिख के दिखाओगे क्या? बेटा लिख के दिखाएंगे तो 3 घंटे 15 मिनट भी बोर्ड पे क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, तो इसकी टेंशन आप ना लो। ठीक है, हम लिख के लाए हैं और इसको कैसे पढ़ेंगे देखो जरा। देखो, गद्य पे 3 आएंगे जीवन परिचय, कोई एक करना है। पद्य में भी 3 जीवन परिचय आएंगे, कोई एक करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा कितने नंबर मिलते हैं सर जीवन परिचय करने के? 5 नंबर मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 5वें के काम में लिखा है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। यहाँ जीवन परिचय नहीं लिखना होता है, सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं पेपर में वो यही करते हैं, और जो टीचर्स हैं बहुत सारे वो भी बच्चों को जीवन परिचय ही लिखाते हैं। ये 10th में आता है जीवन परिचय, 12th में आपको उनका साहित्यिक परिचय लिखना होता है। एक ऐसा जीवन परिचय मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कहीं नहीं मिलने वाला है, इससे मेरे प्यारे बच्चे वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय लिखा है मेरे भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। इसको हल्का सा क्या कर लेते, छोटा एडजस्ट कर लेते। ठीक है, देखो ये यहाँ पे है, और ये क्या लिख दिया सर? सर देखो बेटा, इसको बनाया मैंने टेबल। अब टेबल ऐसी नहीं बनानी तुम्हें पेपर में, ये आपको पता है कैसी बनानी। पहले नाम, फिर जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, माता का नाम, शैली, भाषा, मृत्यु, इस तरीके से बनाया जाता है। अब मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे भाई इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको मैंने क्या कर दिया है, आमने सामने लिख दिया है। क्योंकि पीपीटी बनाते टाइम थोड़ा सा उसका डायमेंशंस अलग होती हैं। आप कॉपी में जब लिखोगे तो बढ़िया सी एक टेबल इस तरीके से बनाओगे, है ना, यहीं पे सारे पॉइंट लिखोगे, जितने भी 6-7 पॉइंट लिखोगे ना, ये सारे पॉइंट एक ही जगह पे लिखने। आपने तो सर आमने सामने लिखा है, तो बेटा मैंने क्या बताया, ये तो समझ आना है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे जब हम आपको बताएंगे कॉपी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आमने सामने लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जब बनाओगे ना तो हेडिंग डालना पड़ता है संक्षिप्त परिचय। क्या हेडिंग डालते हैं? संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संक्षिप्त परिचय, और ऐसे ऐसे कॉलन, फिर लिखते हैं एक दृष्टि में। क्या लिखते हैं? एक दृष्टि में, संक्षिप्त परिचय एक दृष्टि में। हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय एक दृष्टि का मतलब होता है टेबल से ही एग्जामिनर पता कर लेता है आपको कितना पता है। तो टेबल बनाना बहुत जरूरी है, इसमें बताया जाता है आप लोगों को जन्म बताना होता है, जन्म स्थान बताना होता है, माता का नाम है तो माता का नाम बताना है, पिता का नाम, शिक्षा उनकी क्या है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, रचनाएं उनकी, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख कार्य है, कुछ प्रमुख किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, वो सब कुछ लिखना पड़ता है जितना आपको पता है। 6-7 पॉइंट लिखने ही होते हैं। यहाँ देखो मैंने कुछ लिखा है, देखो सबसे पहले नाम लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर जन्म लिखा है, जन्म है 19 अगस्त 1907, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जन्म स्थान मैं तो आपको खाली मेथड दिखा रहा हूँ, आरत दुबे का छपरा, छपरा जिले बलिया जिले में है ना, छपरा में पड़ता है, वहां पे इनका हुआ था। पिता का नाम है श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे भाषा, इनकी भाषा कौन सी, खड़ी बोली है। शैली कौन सी इनकी, विचारात्मक है, ललित है, अव्याख्यात्मक है। निधन इनका कब हो गया, 19 मई 1979, 1979, और जन्म हुआ 1907। तो कुल मिला के ये 72 साल खाली जीवित रहे। पुरस्कार इनको क्या क्या मिले, पद्म भूषण भी से सम्मानित किए गए हैं और साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किए गए। ठीक है, साहित्य में इनका स्थान क्या रहा है, मूर्धन्य आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं और इतिहासकार रहे, ये 3 ये रहे। और प्रथम कह सकते हैं या प्रसिद्ध आलोचककार कौन है, तो ध्यान रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसिद्ध निबंधकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये जीवन परिचय लिखने का मेथड होता है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालते हैं बीचों बीच, कॉलन एक दृष्टि में, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में कुछ पॉइंट्स इस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के साहित्यिक परिचय लिखते हैं। मैं यहाँ से मेथड लेके आया हूँ, करना आपको याद पड़ेगा ही पड़ेगा, याद नहीं होगा तो लिखोगे कैसे। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, हम यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाते हैं, और यहाँ पे लिखना है आपको इस तरीके से। साहित्यिक परिचय सबसे पहले, सर जीवन परिचय नहीं लिखेंगे क्या? अरे भैया इंटर में हो, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, क्या क्या इन्होंने किया है, तो साहित्यिक परिचय जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखा है, द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में प्रवेश आलोचक और इतिहासकार के रूप में हुआ। उनकी भाषा पर संस्कृत, अपभ्रंश, बांग्ला और लोक भाषा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनके साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। कुछ मैंने जिस तरीके से लिखा ना बेटा, भले ही आप पूरा ना याद करो, एक बार पढ़ लो, हेडिंग समझो। आलोचना के क्षेत्र में, अब आलोचना के क्षेत्र में इनका साहित्य का क्या स्थान रहा है, आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने तथ्यात्मकता और ऐतिहासिक दृष्टि का समन्वय किया। उन्होंने सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जैसे कवियों का मूल्यांकन उनकी युग परिवर्तक भूमिका के आधार पर किया गया। कबीर पर उनका विश्लेषण क्रांतिकारी माना
जाता है। ठीक है, ये इनका रहा भैया आलोचना के क्षेत्र में। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने चिंतापरक और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। इन्होंने दो निबंध लिखे हैं, ठीक है, चिंतापरक और ललित। इनके ललित निबंधों में संस्कृति, प्रकृति और जीवन की सहजता का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। तो ये साहित्य के बारे में लिखना है, उनके साहित्य में उन्होंने क्या क्या किया, अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, साहित्य में उनका क्या क्या योगदान रहा है। तो ये कुछ योगदान उनके रहे, मैंने लिखे हैं, बहुत डीपली सारी चीजें लिखी हैं। ऐतिहासिक बोध, अब ऐतिहासिक बोध में क्या, उन्होंने अपने उपन्यासों और आलोचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ प्रस्तुत की है। जो उनके इतिहास और निबंध उसमें उन्होंने गहरी समझ प्रस्तुत की है। उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य के मूलों को आधुनिक संदर्भ में स्थापित किया है। मैं आपको ये लिखा रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से आपको लिखना है, देखो इतना ही लिखना है बस। इसके बाद कृतियां आ जाएंगी, प्रमुख कृतियां, कुछ कृतियां लिखनी होती है, अर्थात रचनाएं लिखनी होती हैं। तो रचनाएं ये लिखना है। द्विवेदी जी का साहित्यिक संसार अत्यंत विस्तृत और विविध है, उनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने लिखा आलोचनात्मक ग्रंथ एवं इतिहास। तो मैं तो बहुत सारा कुछ लिख के लाया हूँ, आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको कम लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते। देखो इनकी कुछ रचनाएं आ गई हैं, रचनाएं आपको ज्यादा नहीं लिखनी है, मिनिमम लिखनी है। एक हेडिंग डाल देना, आलोचनात्मक ग्रंथ एवं इतिहास। क्या क्या थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि आलोचना और इतिहास था इनका। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व का गहन विश्लेषण। ठीक है, शूर साहित्य और साहित्य सहचर, इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है, और कुछ और भी रचनाएं, निबंध हैं इनके। निबंध हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के फूल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, कुटच आपने सुना होगा, है ना, कल्पलता, विचार प्रभा, विचार भी थी, ये सारा का सारा इनका क्या है, निबंध है। ठीक है, उपन्यास भी इनके कुछ हैं। उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है गद्य साहित्य के इतिहास में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम कौन है तो बता देना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, अब चाहो तो ये सब ना लिखना, खाली लिख देना उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्ण नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बस 4-5 रचनाएं लिख देना। अलग अलग लिखना, लेकिन निबंध अलग लिखना, उपन्यास अलग लिखना और उनका इतिहास अलग लिखना। ठीक है, ऐसे करना हम लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा जीवन परिचय लिखा है भाई, ये लिखा है पद्यांश का जीवन परिचय। एक गद्य का जीवन परिचय आएगा जिसके 5 नंबर मिलेंगे, एक पद्य का आएगा जिसके 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे भी मैंने वैसा ही टाइप करा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, बेहतरीन हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय एक दृष्टि में, या सॉरी जीवन परिचय कह रहा हूँ, साहित्यिक परिचय एक दृष्टि में। तो उसके सॉरी साहित्यिक तो अलग करेंगे ही करेंगे, ये तो जीवन परिचय, उनके जीवन के बारे में बताना है, थोड़ा सा बता देंगे। जीवन परिचय एक दृष्टि में, आगे चल के साहित्यिक परिचय लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या लिखना है, नाम लिखना है जयशंकर प्रसाद, जन्म लिखना है 30 जनवरी 1889, 1937 में शायद खत्म हो गए थे, हाँ 1937। जन्म स्थान इनका है काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा स्थान। पिता का नाम है इनका भैया देवी प्रसाद, है ना। विधाएं इनकी क्या क्या, कवि है, नाटककार है, कथाकार है, निबंधकार है। ठीक है, ये सारा कुछ इनका है। और भाषा इनकी है खड़ी बोली, शैली इनकी चित्रात्मक, बहुत प्रसिद्ध है। निधन इनका 15 नवंबर 1937 में हो गया था। युग है छायावादोत्तर युग के, ये लेखक ही माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक भी रह चुके हैं और प्रमुख कवि भी हैं। साहित्य में इनका स्थान क्या, बहुमुखी प्रतीक्षा के धनी है। छायावाद के ये जो है ब्रह्मा है, अर्थात इनको मेन माना जाता है छायावाद युग के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6-7 पॉइंट लिखते हैं बॉक्स में अच्छे से और इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे पेपर में, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालोगे एक दृष्टि में, बॉक्स में कुछ चीजें लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय नहीं लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय भी यहाँ पे मैंने इनका लिख रखा है, आप इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है क्योंकि यही याद करना है, यही याद करना है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, क्योंकि मैंने जो लिखा है वो बहुत खतरनाक तरीके से लिखा है। सारे जीवन परिचय मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप पे और अपने यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी पीपीटी मिलने वाली है और सारा कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, अभी रसचंद अलंकार खत्म किया, अभी पंचलाइट की कहानी आएगी इसके बाद। साहित्यिक परिचय देखो, साहित्यिक परिचय क्या है इनका, जयशंकर प्रसाद जी जो है भाई, वो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बताए थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनको ब्रह्मा भी कहा जाता था छायावाद का। ठीक है, वे एक साथ कवि, नाटककार, कथाकार, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित है। भैया ये कवि भी रह चुके हैं, नाटककार भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, इतने हैं सब, है ना, प्रसिद्ध हैं। उन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य साहित्य में, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो भैया जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस काव्य धारा का प्रवर्तन किया है।
काव्य के क्षेत्र में इनके कुछ स्थान है, देखो साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो हम लोग इनके बारे में ही जानेंगे, निबंध के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किए। अभी काव्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किया, उनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद और प्राचीन भारतीय संस्कृति का गौरवमय दिखाई देता है। उनकी भाषा में ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता प्रमुख है, ठीक है। कामायनी पूछा जाता है, आंसू, लहर, ये सारा उनकी रचना है। उनका कालजयी महाकाव्य पूछा जाएगा, बताइए कालजयी महाकाव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद जी का कालजयी महाकाव्य कौन सा है, तो ध्यान रखना है कामायनी है। कौन सा है, कामायनी है। साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो डिटेल में ही लिखेंगे। नाटक के क्षेत्र में ये लिखा हुआ है और गद्य के क्षेत्र में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को ऐसा ही लिखना है, डिट्टो जैसे मैंने लिखा है। ये देखो अभी और भी है, ये वो तो उनका साहित्यिक परिचय हो गया, छोटा सा तो ये मेरे भाई, इतना नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, इतना ही तो है, इतना याद कर लेना, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कृतियां पढ़ लेना थोड़ी सी, ठीक है, ज्यादा नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है। प्रमुख कृतियां जैसे काव्य कृतियां थी, इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं पूछा जाता है। प्रसिद्ध महाकाव्य है इनका कामायनी, ठीक है, यह उनका सर्वश्रेष्ठ, देखो लिखा है ना सर्वश्रेष्ठ, और कालजयी महाकाव्य तो पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद का कालजयी महाकाव्य कौन सा है, कामायनी है, ठीक है, ध्यान रखना। खंड काव्य के कुछ काव्य संग्रह हैं, आंसू सुना होगा आप लोगों ने, लहर, झरना, है ना, ये सब पूछा जाता है। कानन कुसुम, प्रेम पथी की किसकी रचना है, सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कुछ रचनाएं भी लिखनी है, लिखनी कैसी है, दो तीन रचनाएं ना लिख देना, ऐसे लिखना है। काव्य कृतियां में महाकाव्य, फिर निबंध, उपन्यास, किस आलोचना, इनकी क्या क्या, ये सारा कुछ लिखना है ध्यान से, ठीक है। नाटक लिखने हैं, कहानी संग्रह लिखना है, देखो इनका नाटक, अब नाटक में बहुत सारे नाटक है। कहानी ऐतिहासिक नाटक कौन से थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्शौमनी पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अजात शत्रु पूछा गया है, राजसी पूछा गया है, विशाख पूछा, ये सारे के सारे नाटक पता है किसके, किसके, जयशंकर प्रसाद के। विधा भी पूछी जाती है, तो यहाँ से आपको गद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चंस भी याद हो रहे हैं, ये सारा का सारा उनका है, ठीक है। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब पूछा जाता है, ये सब अपूर्ण उपन्यास थे, ध्यान रखना। पूछा जाएगा इरावती कैसा उपन्यास था, अपूर्ण था, किसका था, जयशंकर प्रसाद का था। तितली हो गया, कंकाल हो गया, ये सब अपूर्ण उपन्यास थे, लिखा देखो लिखा है ये अपूर्ण उपन्यास था, ठीक है, मतलब पूरा नहीं हो पाया, तो उपन्यास लिख तो रहते लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था, अपूर्ण रह गया था, इसलिए इनको अपूर्ण उपन्यास की लिस्ट में डाला गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है जीवन परिचय, अर्थात जीवन परिचय नहीं साहित्यिक परिचय में, मेरे मुंह से बार बार जीवन परिचय निकल रहा है, ठीक है, ये मेथड रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भैया आएगा पेपर में आपके, पंचलाइट, प्रश्न संख्या 6। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या फिर लाठी या बहादुर की कहानी की समीक्षा कीजिए। देखो इनमें से कोई एक करना होता है, तो आप पंचलाइट और लाठी या बहादुर पढ़ लो, सब हो जाएगा। मैं आपको 2-3 पढ़ाऊंगा, एक पंचलाइट पढ़ाऊंगा, लाठी भी पढ़ाऊंगा, बहादुर भी पढ़ाऊंगा। 1-2 दिन में वीडियो आने वाली पंचलाइट की, ठीक है। तो हम लोग पंचलाइट की कहानी, जिसमें आप लोगों को पता मुन्नरी रहती है ना, उसको प्यार रहता है, किससे रहता है आगे पढ़ेंगे। तो ये पंचलाइट की कहानी पेपर में पूछी जाती, 5 नंबर की पूछी जाती। लिखनी कैसे, ये मेथड है, देख लो। ये मेथड भैया लिखने का, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दें इससे कि आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले सकें और पेपर में लिख सकें, ओके। ये है भैया, ठीक है। पंचलाइट कहानी, फणेश्वर नाथ रेणु, जिसकी मैला आंचल, मैला आंचल पूछा जाता है, मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणेश्वर नाथ रेणु जी की ही है, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी जो है वो फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, और इस कहानी में विशेष क्षेत्र के जो परिवेश, भाषा और संस्कृति उस पर जोर दिया गया है। अर्थात वहाँ पे क्या होता था कि जाति वर्ग के रूप में बांटा गया था लोगों को, है ना, इस जाति के लोग इधर बैठेंगे, इस जाति के लोग उधर बैठेंगे, ये जाति के लोग उधर नहीं खाएंगे, होता है ना, जात पात मनाते हैं, यहाँ पे भी वही चीज थी, है ना। और यही पंचलाइट जब लास्ट में जलाता है, कौन पंचलाइट जलाएगा, मुनरी का कौन, कमेंट बॉक्स में बताओ मुनरी का कौन, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी के बारे में हम लोगों को लिखना है। पंचलाइट की खरीद और टोली का उत्साह, सबसे पहले कैसे हम लोग खरीदते हैं पंचलाइट को, यहाँ पे बताया गया महतो टोली। देखो हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है सारी चीजों को, तो इस तरीके से लिखो कि पेपर में एग्जामिनर को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। महतो टोली हुआ करती थी, जहाँ पे क्या होता था, एक बैठक होती थी, हर टोलियां हुआ करती थी, और वहां टोलियों में 8 टोलियां थी वहां पे, ठीक है, 8 टोलियां थी। बिहार की ये कहानी है, बिहार की कहानी है जिसमें 8 टोलियां हुआ करती थी। वो टोली के लोग हर एक ऐसा दिन उनका फिक्स था जब वो लोग एक मीटिंग किया करते थे। तो वो होता क्या था, वहां का जो सरपंच था, तो जैसे कि जुर्माना वसूला करता था, जुर्माना वसूला करता था वो, तो जुर्माने से जो एक्स्ट्रा पैसा था उससे वो खरीदवाया था उसने पंचलाइट। और वो गांव में पहली बार आई थी, तो लोगों को भैया पता था नहीं ये होती क्या है, इसके पहले कभी देखा नहीं, तो बहुत खुशी हुआ उनको हुई थी। तो मोहतो टोली वालों लोगों ने ये एक कहानी मोहतो टोली नाम के एक गांव के छोटे समूह, पंचायत जाति समूह की है। ये लोग
अशिक्षित और रूढ़िवादी हैं। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें नहीं पता पंचलाइट क्या होती है, पहले देखा वो अनार देखा नहीं और बीमार होने लगे, ये वाली कहानी एक तरीके से कह सकते हैं। खरीद का कारण क्या था? खरीद का कारण यही था कि भैया रामनवमी के मेले के अवसर पर टोली के लोगों ने अपने दंड जुर्माने के पैसे जो जमा किए गए थे, जैसे कि आप लोग कुछ दंड क्या था, वो मुनरी का जो बीएफ था जो उसको पसंद करता था, वो उसको जो है सिनेमा का गाना ये सुना, उसको सुनाया था तो इसको दंड लगाया गया था उसके ऊपर। तो यही सब जो गलत काम करता था गांव में उसके ऊपर दंड दंड जुर्माना लगाया जाता था और कुछ पैसे कलेक्ट किए जाते थे। जो पैसे कलेक्ट किए गए थे और रामनवमी के मेले में जाके एक पेट्रोमैक्स वहां से खरीद लिया गया था उस पैसों से, ठीक है। गांव वाले इसे पंचलाइट कहते थे, इसे अपने इज्जत का प्रतीक मानते थे, क्योंकि हर जगह जो टोलियां थी और जो गांव थे और बगल मोहल्ले वल्ले थे वहां हर जगह पंचलाइट हुआ करती थी, लेकिन इनके गांव में ही पंचलाइट नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको अपनी इज्जत समझी, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्साह क्या था? उत्साह यह था कि पंचलाइट आने पर गांव में बहुत उत्साह था। टोली के सरदार जो सरपंच थे अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि भैया जाओ पूजा पाठ का प्रबंध करने लगो और शुभ लाभ के साथ जलाया जा सके इसको। शुभ मतलब पहले पूजा का प्रबंध करो, पूजा वूजा करें और शुभ लाभ के साथ इसको जला सके। तो ये पूरी कहानी है मेरे भाई, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इसको समझिएगा। बहिष्कार किस पे हुआ? बहिष्कार हुआ टोली के पंचों ने गोधन, गोधन नाम था भैया, देखो मैंने बता दिया, गोधन किसका नाम था? मुनरी के प्रेमी का नाम था, ठीक है। गोधन को इसलिए बहिष्कृत, हुक्का पानी बंद का मतलब होता है खाना पानी बंद कर दिया गया था, उसका खाना पानी बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि वह मुनरी को देखकर सिनेमा के गाने गाता था। देखो, सनम हम तुमसे मोहब्बत करके पछताएंगे, चलो हमें नहीं पता क्या है इसके आगे। टोली के पंचों ने गोधन को इसलिए बहिष्कृत अर्थात हुक्का पानी बंद कर दिया क्योंकि जो मुनरी गांव में लड़की रहती थी उसको देख के वो सिनेमा के गाने गाता था। क्या? जैसे सनम हम तुमसे मोहब्बत करके पछताएंगे, और उस पर आंख मार देता था। तो भैया उनकी माता जी जो थी उन्होंने बताया जाके सरपंच को, सरपंच ने इसको बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, कुछ दंड लगाया, वो जुर्माना कलेक्ट हुआ। जुर्माना कलेक्ट करके गांव वाले गए पेट्रोमैक्स खरीद लाए, जिसको लोग पंचलाइट कहते हैं। कहानी सुनो, याद हो जाएगा। एक वीडियो आने वाली है पंचलाइट कहानी को विस्तृत रूप से समझना है, उसमें देखिएगा सारा कुछ समझाया है। पंचों की रूढ़िवादिता, पंचों ने इसे जाति की मर्यादा के खिलाफ माना और गोधन को सजा दी, लेकिन गोधन ने ना तो गाना छोड़ा और ना ही अपनी आदतें छोड़ी। गांव वालों लोगों ने, पंचों ने इसको सजा दी, जाति की मर्यादा के खिलाफ जो भी है ना सजा दी। और लेकिन भैया गोधन कहाँ मानने वाला, क्योंकि प्रेम हर वो काम करा देता है जो सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो गाना गाना नहीं छोड़ता और अपनी आदतें छोड़ता नहीं, उसको बार बार देखता रहता है, गाना गाता रहता है। भैया वो मानने वाला नहीं था। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं। समस्या क्या थी? मेन समस्या यह थी कि पाठ करने के बाद ये पूजा पाठ करने के बाद जब पंचलाइट जलाने की बारी आई ना, तो टोली के किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पेट्रोमैक्स खरीद लाए, पंचलाइट खरीद लाए, जलाने की जब बारी आई, पूजा पाठ कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब जलाने की बारी आई तो गांव में जितने भी टोली के लोग थे किसी को नहीं पता था पंचलाइट जलाई कैसे जाती है। जलाने के लिए आवश्यक एक स्पिरिट होता था, है ना, कैरोसिन जिसको कहते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं था। तो वहां पे गोधन जो था उसने पंचलाइट को जलाया है। लास्ट में कैसे जलाया वो हमने यहाँ पे बताया है। इज्जत का सवाल आ गया भैया, क्योंकि अब इसको जलाएगा कौन? तो पास की टोली के लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। अच्छा, क्या था कि हर टोली के पास पंचलाइट हुआ करती थी, इसलिए ये जो महतो टोली थी इसके लिए बड़ा इज्जत की बात थी कि हमारे गांव में क्या आ रही है, हमारी टोली में क्या आ रही है, पंचलाइट आ रही है। अब इसको ही ना जला पाए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और सारे लोग हंसने लगेंगे। तो इसके लिए इज्जत पे सवाल आ गया। इज्जत पे सवाल क्या आया कि पास की टोली के लोग मजाक उड़ाने लगे। महतो टोली के पंचों ने निर्णय लिया कि वे किसी बाहरी टोली से मदद नहीं लेंगे। महतो टोली वालों ने कहा वो बाहरी से किसी मदद नहीं लेंगे, क्योंकि बाहरी लोगों के पास पंचलाइट थी पहले से ही, वो जलाना जानते थे। लेकिन भैया महतो टोली के जो सरपंच थे उन्होंने कहा हमें किसी की मदद नहीं लेनी, जलाना खुद ही है अपनी टोली वालों में, है ना, क्योंकि इससे उनकी इज्जत चली जाएगी। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हमारी इज्जत क्या हो जाएगी, चली जाएगी। इसलिए उनके सरपंच ने यह निर्णय लिया। उदासी इस बात की थी, पूरे टोले में उदासी छा गई। किसी ने अपने घर पे डिबरी अर्थात मिट्टी का छोटा दीपक भी नहीं जलाया, क्योंकि पंचलाइट के बिना उत्सव का कोई अर्थ नहीं था। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने और भी लिखी है और इसको समझेंगे हम लोग। कब समझेंगे भैया? भैया कब समझाओगे?
इसकी वीडियो आएगी, उसमें समझाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये तो मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, वरना इतने डिटेल में कोई लिख के नहीं लाता है, ठीक है। मुनरी की पहल और गोधन की वापसी। आप सोच सकते हो सुबह मॉडल पेपर आया और इतने जल्दी पीपीटी तैयार करके सारी चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस तरीके से मेरे ख्याल से कहानी आपको मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये 5 नंबर की आती है, 5 नंबर के लायक मैंने बहुत कंटेंट लिख रखा है, आप चाहो तो इससे बहुत सारी चीजें कट कर सकते हो, ओके। लेकिन हाँ, लिखना है आपको हेडिंग बाई हेडिंग ही है कि एग्जामिनर नंबर ना काट पाए। मुंडी की जानकारी क्या थी? मुंडी की जानकारी ये थी कि मुंडी जो है गोधन से प्रेम करने वाली, गोधन से प्रेम करने वाली जो मुनरी थी वो जानती थी कि गोधन को पंचलाइट जलाने का हुनर आता है, और उसने क्या किया, अपनी फ्रेंड से ये संदेश पहुंचाया। देखो ये लिखा है, गुप्त सूचना पहुंचाई, क्या कि वह अपनी सहेली कनेली को यह बात बताती है कि कनेली, पंचों तक ये बात पहुंचा दो कि भैया ये जो गोधन है ना ये पंचलाइट जलाना जानता है। ये थी गुप्त सूचना। तो पंचों का असमंजस बैठ गया। पंच सोचते हैं कि बहिष्कृत व्यक्ति से, जिसको हमने निकाल दिया है, जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, उसी को हम फिर से बुलाएंगे तो फिर कह सकते हैं ना अपनी पड़ी तो बुलाना पड़ा, है ना। तो पंच सोचने लगे, उनमें असमंजस बैठने लगी, दिमाग खराब होने लगा पंचों का कि भैया जिसको हमने हटा दिया है, बहिष्कृत कर दिया अपनी टोली से, हुक्का पानी बंद कर दिया है, हम मदद मांगेंगे, खुद खराब लग रहा है। लेकिन भैया क्या होता है देखते हैं। पंच सोचते हैं कि बहिष्कृत व्यक्ति से मदद लेना सही होगा या नहीं, लेकिन टोली की इज्जत बचाने के लिए सरदार अंत में यह निर्णय लेते हैं कि जाति की बंदिश क्या, जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। देखो कितना बढ़िया ये कोटेशन, इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। तो मेरे भाई जात पात ये बताने, पंचलाइट कहानी ये आपको बताती है कि जात पात से मैटर नहीं होता है, अगर जहाँ पे हमारी इज्जत आ रही है। और पहली बात तो जात पात कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, वो भी इंसान, हम सब लोग इंसान हैं, हर जात का व्यक्ति इंसान है, और हर जात का व्यक्ति का खून सेम है, और हम लोगों को साथ ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और वो अलग जात का था, उसको हटा दिया गया था, तो बताया गया कि जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो जात पात का हम करेंगे क्या, तो भी जात पे सवाल उठेगा, इसलिए जात पात मैटर नहीं करती है। तो जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में चली जा रही है। तो इस वजह से यह कोटेशन हमने लिखी है, तो बढ़िया है, कहीं नहीं मिलेगी किताब में, लिख लीजिएगा। गोधन को बुलाना, गोधन को बुलावा आता है, कौन बुलाने जाता है? पहले छड़ीदार गोधन को बुलाने जाता है, तो गोधन स्वाभिमान के कारण आने से मना कर देता, भैया उसको हटा दिया गया, तो उसने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा ठीक है। फिर गुलरी काकी अर्थात मुंडी की जो माँ थी, उनका नाम था गुलरी काकी, खुद गोधन को मनाने जाती हैं और कहती भैया चलो, अब जब सास से जाएंगी तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, गोधन का हुनर वहां दिखाई देता है। गोधन आता है, पंचलाइट जलाता है, पता कैसे जलाता है? गरी के तेल से, नारियल के तेल से मुआयना करता है। वह बताता है कि स्पिरिट के बदले नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ वही गरी का तेल। सफलता मिलती है, गोधन नारियल का तेल डालकर पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट की रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता है और सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। फिर भैया क्या हुआ, गुलरी काकी उसको बुलाती है खाने पे और बढ़िया उसको मचाती है, क्षमा और स्वीकृति, उससे क्षमा मांगी जाती है। टोली की इज्जत बचाने के लिए सरदार भावुक होकर गोधन को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा मतलब सिनेमा का गाना गाता था ना, तुम्हारा सारा खून माफ हो गया, अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, क्योंकि भैया तुमने क्या बचाई है, इज्जत बचा दी है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, ठीक है, कोटेशन है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही कि गुल्ली का की खुशी से गोधन को रात के भोजन पर आमंत्रित करती है। इस प्रकार एक गुण ने प्रेम और मानवता के बल पर, इसको थोड़ा छोटा कर दे मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड जरा रुक जाइएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, गुल्ली काकी खुशी से गोधन को रात में भोजन पे बुलाती है। इस प्रकार एक गुण ने प्रेम और मानवता के बल पर रूढ़िवादी जाति बंधन को क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो उस जाति का हम करेंगे क्या। इस वजह से भैया जात पात का मैटर नहीं होना चाहिए कभी भी, सिर्फ और सिर्फ हमको कार्यों पर फोकस करना है, सबकी मदद करनी है, जात पात कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम भैया रहा पंचलाइट की कहानी। अब पेपर में पूछा जाता है भैया मुक्ति यज्ञ जैसे कथा पूछी जाती है, जैसे ये क्वेश्चन कहाँ था, एक मिनट जरा रुकिएगा, देखो कल में एक तो कहानी बहुत बड़ी हमने लिख दी। देखो क्या प्रश्न संख्या 7 में क्या आएगा, प्रश्न संख्या 6 में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 6 में आएगा पंचलाइट की कहानी बहादुर लाठी। प्रश्न संख्या 7 भी 5 नंबर का आता है।
ये आएगा खंड काव्य लिखने के लिए। अब ये इसमें है क्या ना, इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर जिले के अलग अलग खंड काव्य हैं। जैसे मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और कानपुर का खंड काव्य मुक्ति यज्ञ, तो कानपुर के जो बच्चे होते हैं वो मुक्ति यज्ञ लिखते हैं, और कहीं के लोग स्वर्ण कुमार वगैरह लिखते हैं। ये सब किताब में दे रखा है कौन से जिले वालों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो ये हम आपको जब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे खंड काव्य मैं आपको पढ़ा दूंगा एक एक करके, और ये बता दूंगा कौन से जिले के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, आता है ये भी 5 नंबर का ही है, ठीक है। हम कानपुर के हैं तो भैया हमारे कानपुर में आता है मुक्ति यज्ञ, और मुक्ति यज्ञ पूछा जाता है 5 नंबर का। तो ये दोनों चीजें 5 नंबर की पूछी जाती है। यहीं से समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे खंड का। तो खंड का में क्या क्या चीजें आती जरा बताओ। खंड का में क्या क्या चीजें आई, अब देखो खंड खा स्टार्ट हो गया है। खंड का में क्या क्या चीजें आती, खंड का में पहला क्वेश्चन आता है भैया गद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा क्वेश्चन आता है पद्य साहित्य का इतिहास, तीसरा क्वेश्चन गद्य की व्याख्या, चौथा क्वेश्चन पद्य की व्याख्या, पांचवे में गद्य का जीवन परिचय और पद्य का जीवन परिचय, छठे में पंचनट की कहानी, और सातवें में खंड काव्य आता लिखने के लिए। आठवां क्वेश्चन खंड खा से स्टार्ट होता है और यहाँ पूछा जाता है संस्कृत। संस्कृत बच्चों की डिमांड है कि भैया संस्कृत भी पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे चैप्टर है, आत्मा सर्वज्ञ है, पंचशील सिद्धांत है, संस्कृत भाषा है, महत्वम है, और महामना मालवीय है। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं पढ़ा दूंगा, इसको आप टेंशन ना लो, ठीक है। अभी के लिए ये हमारा पेपर में आता है 7 नंबर का आता है। 2 नंबर मिलते हैं आपको संदर्भ लिखने के, 5 नंबर आपको मिलते हैं मेरे भाई इसकी व्याख्या करने के, अर्थात इसका अनुवाद करने के। अनुवाद किस में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आता है श्लोक की हिंदी बनाना और एक आता है इसकी हिंदी बनाना, ठीक है। तो अनुवाद करना होता है पेपर में, संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, सिंपल है, देखो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश, इसको गद्यांश बोलते हैं, ये जो पैसेज है इसको गद्यांश बोलते हैं, और ये जो श्लोक इसको पद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका, एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृत, ये जरूर याद रखना, संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पुस्तक से अवतरित किया गया है या उद्धृत है। सर इसके लेखक बता दीजिए प्लीज, सर इसके कवि बता दीजिए प्लीज। भैया संस्कृत खंड में ना कोई लेखक है ना कोई कवि है, यहाँ लेखक और कवि नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संदर्भ लिखना होता है। 2 नंबर मिल जाते हैं। कैसे पहचानोगे किस चैप्टर से, तो वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले बात करें ये वाला किस चैप्टर का है, ये है संस्कृत भाषा या महत्वम का, ठीक है। संस्कृत भाषा या महत्वम का है मेरे प्यारे बच्चे, एक मिनट चेक कर लेना, हाँ संस्कृत भाषा या महत्वम का ही है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, इसको गद्यांश बोलते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नामक संस्कृत दिग्दर्शिका नामक पुस्तक के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, ये इसका अनुवाद करना है कि संस्कृत का जो साहित्य है वो बहुत सरस है, अर्थात बहुत सुंदर है, और सुनिश्चित है, उसका जो व्याकरण है बहुत सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च ललित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते किम बहुना चरित निर्माणार्थाम याद्रीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाड्यम्याम ददाति न तादृशीम किंचित ध्यान। तो ये हम लोगों को पैसेज जब हम आपको इसकी अनुवाद पढ़ाएंगे तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे चलते हैं, लिखा हुआ है कुछ, कह सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसका खंड खा। खंड खा में 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा गद्यांश का व्याख्या करना। 2 नंबर मिलते हैं आप लोगों को मेरे भाई किस चीज के, वो संदर्भ लिखने के। 5 नंबर मिलते हैं अनुवाद करने के, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ का नाम से उद्धृत है। अब ये देखो यहाँ पे भी यही करना होता है, यहाँ पे तो बहुत आसान होता है। श्लोक होते हैं सुभाषित रत्नानी चैप्टर के अधिकतर श्लोक पूछे जाते हैं। महामना मालवीय का एक श्लोक है, जयंती ते महाभागा वाला एक है ना, यही है शायद जयंती ते महाभागा, और सुभाषित रत्नानी के ही श्लोक पूछे जाते हैं पेपर में। ये दोनों जो श्लोक है ना बेटा ये सुभाषित रत्नानी के ही है, तो सिंपल है, सुभाषित रत्नानी को याद करना है। सुभाषित रत्नानी में 1 शॉट में आपको सारे श्लोक की हिंदी समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी इस दोनों की हिंदी क्या होगी वो आपको बता दे रहे हैं। संदर्भ कैसे लिखना होता है, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, इसको पद्यांश बोलते हैं, श्लोक को पद्यांश बोलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके मिलेंगे 2 नंबर। 5 नंबर मिलेंगे इसकी हिंदी लिखने के, कि विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधो विपरीत मेत ज्ञानम दानाय चारक्षणाय। मतलब 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक दुष्ट व्यक्ति होता है और एक साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति होता है। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना उसकी जो विद्या होती है वो वाद विवाद में अर्थात लड़ाई झगड़ों के लिए होती है, धन लोगों को परेशान करने के लिए होता है,
धन, विद्या वाद विवाद के लिए होती है, और शक्ति किसी को परेशान करने के लिए होती है, और धन किसी को नीचा दिखाने के लिए होती है। किसकी? दुष्ट व्यक्ति की। तो इसका संदर्भ क्या लिखोगे? दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है वो वाद विवाद के लिए होती है, धन परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए होती है, और उसकी जो शक्ति होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इसी के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है, साधु व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति जो होता है, उसकी जो विद्या होती है दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए होती है, उसका जो धन होता है दूसरों की मदद करने के लिए होता है, उसकी जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, अर्थात रक्षणाएं अर्थात रक्षा करने के लिए होती है। ये इसका अनुवाद है। ये इसका अनुवाद भी अब इन दोनों में कोई एक करा जाता है पेपर में, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे न चौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च बाहरकारी वह कृत्य वृद्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधम प्रधानम। इसका अनुवाद करना चाहो इसका कर सकते हो, दो में कोई एक करना है। इसका कैसे करते हैं? संदर्भ वैसा ही लिखना है। अनुवाद क्या है? विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, विद्या रूपी धन सभी श्रेष्ठ में धन है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। और क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि न चौर हार्यम, न चोर इसको चुरा सकता है, न राज हार्यम, न राजा इसको छीन सकता है, न भ्रात भाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है, न च भारकारी, ना तो ये हमारे ऊपर बोझ बनता है, भार बनता है। वह कृत्य वृद्धते, बांटने से ये क्या होता रहता है? नित्यम वर्धते, अर्थात डेली प्रतिदिन क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। डेली क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है। तो ना चौर हार्यम, न राज हार्यम, न भ्रात भाज्यम, न च भारकारी, वह करते एव नित्यम, वह कृत्य वृद्धते एव नित्यम विद्या धन धनम प्रधानम। तो विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि ना इसको चोर चुरा सकता है, ना राजा बांट सकता है, सॉरी ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है। ये प्रतिदिन बांटने से क्या होता है भाई? बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अनुवाद भी हम लोगों को पेपर में करना होता है। 7 नंबर का ये आता है, इनमें कोई एक करना है। 7 नंबर का ये भी आता है, इन दोनों में कोई एक करना है। 2 नंबर संदर्भ के मिलते हैं, 5 नंबर हिंदी के अनुवाद करने के मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। इसमें से किसी एक का, इनमें से 4 आएंगे। बहुत सारा लाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक ऐसा होगा जो आपको आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, आपको मुहावरे भी पढ़ाएंगे। उसमें से बहुत सारे मुहावरे आपके पेपर में आने वाले हैं। वही मुहावरे पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो इसमें से किसी एक का करना है तो सिंपल है, जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे, अपना उल्लू। 2 नंबर मिलता है करने का, सिंपल है, अपना उल्लू सीधा करना। अर्थ लिख दो, अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ अर्थ लिख देना कि अपना काम निकलवाना, अपना काम निकलवाना, है ना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना कार्य निकलवाना, अपना काम निकलवा लेना। वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ हेडिंग डालना होता है वाक्य प्रयोग, है ना, बढ़िया सा। जो भी आपको करना है वो आप लिखो। सबसे पहले कौन सा करने वाले हो इन चारों में से, उसके बाद अर्थ लिखिए हेडिंग डाल के, वाक्य प्रयोग लिखना है। वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि राम ने मेरी पीयूष सर के द्वारा पढ़ाए गए हिंदी की कॉपी लेके अपना उल्लू सीधा कर लिया, अर्थात अपना काम निकाल लिया परीक्षा के समय। ये बात आपको क्या करनी है मेरे भाई, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये मुहावरे होते हैं। इन मुहावरों में 4 होते हैं, 4 में कोई एक करना होता है, अर्थ लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है। अर्थ का मतलब उसके बारे में क्या जानते हो, इडियम फ्रेजेस इसको कहते हैं, और वाक्य प्रयोग मतलब इसको वाक्य में प्रयोग करके बताना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अब क्या था, अब आता अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश पहले संधि विच्छेद वगैरह आया करता था, विभक्ति वचन, वो हटा के पिछले साल से ये एक नया पोर्शन ऐड किया गया प्रश्न संख्या 10 पे, अपठित गद्यांश का, जो कि पेपर में आता है 5 नंबर का, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। सिंपल होता है, निम्न अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। सिंपल है, आप इनमें से कोई एक करना होता है बेटा। 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 2, ठीक है। तो कहा जरा, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए ये पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चकदार सीढ़ियां थी और वृद्ध रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अभी एक पैसेज है, तो आप जब गद्यांश कर रहे होगे इसका, तो हेडिंग डालेंगे बेहतरीन प्रश्न संख्या 10, संकेत डालेंगे। इन 2 में कोई एक करना है, तो जैसे मान लो हमने ये संकेत हेडिंग डाल के लिखा, आज से कई वर्ष पहले डैश 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 डैश
जाया जा सका। अब ये 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो लिखेंगे उत्तर संख्या 1 का पहला, गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो यहाँ लिखा हो गया है गुरुदेव शब्द जो आया वो आया रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। सिंपल है, पैसेज को पढ़ोगे आंसर यहीं पे मिलने वाला है, टेंशन ना लो। तो गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है? तो गुरुदेव शब्द आया रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। तो सिंपल से लिख देंगे गुरुदेव शब्द श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए प्रयोग किया गया है, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? देखो यहाँ पे लिखा गया शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाया जाए, क्योंकि उनका स्वाद बहुत अच्छा नहीं था और पता नहीं क्यों वह शांति निकेतन के 3 मंजिले में मकान में रहने लगे। शायद मौज में आकर ये निर्णय लिया हो, फिर सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। कुल मिला के गुरुदेव के शांति निकेतन छोड़कर जाने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था और इन्होंने ये अचानक से फैसला लिया था। तो इसको पढ़ के यहाँ से आंसर समझ में आ जाएगा। उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई आई? उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी? देखो उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चकदार सीढ़ियां थी और वृद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए चढ़ सकना असंभव था। देखो उनके समीप तक पहुंचने में कठिनाइयां क्या थी? क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और वृद्ध होने के कारण वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, यही उनकी कठिनाई थी। तो ये सब अपने शब्दों में लिखा जाता है, पैसेज को पढ़ना होता है, आंसर वहीं छुपा हुआ है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो ये मैटर करता है। कैसे लिखा जाता है सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं बार बार कह रहा हूँ जब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मॉडल पेपर डिस्कस, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप क्या होता है करने का, ठीक है, टेंशन ना लो, बने रहो चैनल पे, सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर मेरे भैया क्वेश्चन आता है हमारा शब्द युग्म वाला। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना होता है। शब्द युग्म मतलब टिक लगाना होता है। अविराम अभिराम का मतलब क्या होता है? अविराम अभिराम का मतलब होता है मेरे भाई, अविराम अभिराम का मतलब होता है लगातार और सुंदर। सुंदर और लगातार बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, कभी कभार एग्जामिनर घुमा देता है, कभी कभार एग्जामिनर घुमा देता है। अविराम और अभिराम का मतलब होता है लगातार और सुंदर। भवन भुवन का मतलब क्या होता है? भवन भुवन का मतलब होता है, एक तो भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है संसार, ठीक है, घर और संसार। भवन भुवन का मतलब हो गया घर और संसार, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों को याद करना पड़ता है तभी ये टिक लगा पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, ये भी आपको याद रखना है। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने होते हैं, ठीक है। वायु का लिख सकते हो, राजा का लिख सकते हो, लक्ष्य का लिख सकते हो, मित्र के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? इसको पर्यायवाची कह सकते हैं। कोई एक शब्द उठाओ, इसके 2 अर्थ लिख दो, पेपर में काम हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी आपको मैं लिखा दूंगा 25-30, उसको इंपॉर्टेंट वो आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम। देखो गा क्वेश्चन जो होता है सब 2 नंबर के आते हैं। गा क्वेश्चन है वो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। कम बोलने वाला, कम बोलने वाला होता है भैया मितभाषी। कम बोलने वाला कौन होता है? मितभाषी होता है। कम बोलने वाला कौन होता है? मितभाषी होता है, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है भैया वो क्या है? गुलाब है। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है वो क्या है? गुलाब है। तो इस तरीके से वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएंगे, वो हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे भाई शुद्ध अशुद्ध वाक्य। देखो कोई 2 वाक्यों को शुद्ध करना होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करो। गलत दे रखा होगा, सही करना होगा। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, आज मेरे बड़े भैया आ गए, ऐसे बोलेंगे, आज मेरे बड़े भैया आ गए। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक जी ने मुझसे निबंध लिखवाया, लिखाया नहीं लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो, या आप मुझे पुस्तक दे दो, ये शुद्ध है। हम पहाड़ में सैर करने गए थे, पहाड़ में नहीं पहाड़ पर सैर करने गए थे, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे? अशुद्ध वाक्य हेडिंग डाल के लिखेंगे, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया। शुद्ध वाक्य हेडिंग डाल के इसको शुद्ध करके लिखेंगे कि अध्यापक जी ने हमसे निबंध लिखवाया या मुझसे निबंध लिखवाया, ठीक है, लिखाया नहीं लिखवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये क्या है, अभी तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, 12th नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। 12th नंबर का का जो है वो आ रहा है करुण रस और शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना है। रस की ट्रिक भी बताइए, रस की वीडियो भी बताई, सारा कुछ मैंने पढ़ाया है, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाके देख लेना। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार करो विवि शाह वब रस कोसु नेहा भावी, भी इसकी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता या मिलता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हम लोगों को लिखाया गया था, क्या? मणि खोई भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये रस हमने आपको पढ़ाया। कोई 2 रस आते हैं, कोई एक रस आपको करना होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपमा और रूपक अलंकार का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है।
सिंपल है, उपमा का लिख दो या और रूपक का लिख दो। तो रूपक का लिख सकते हो, उपमा के बारे में ही बताया था, जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना या समानता की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक का लक्षण क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोनों के उदाहरण बताए थे। उपमा का लिखना है तो हरिपद कोमल कमल से, रूपक का लिखना है तो चरण कमल बंदो हरिराई। सारा कुछ मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चौपाई और दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती, सबको हमने पढ़ाया ही था आप लोगों को, है ना। ये सारा कुछ हमारे चैनल में पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा, ठीक। 13वां क्वेश्चन आएगा हमारा पत्र का। 13वां क्वेश्चन हमारा होगा भैया पत्र का। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधन को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा आपसे अभद्र व्यवहार किया गया था। उसकी शिकायत को लेकर आप एक टिकट महाप्रबंधक को एक पत्र लिखना है। तो पत्र मैं यहाँ लिख के लेके आया हूँ, आप लोगों को देखना है कैसे लिखना होता है, ठीक है। अच्छा ये डबल बार आ गया पेज, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो कैसे लिखना होता है, ये लिखा हुआ है क्या। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में महाप्रबंधक महोदय उत्तर मध्य रेलवे, जिसको लिख रहे हो है कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज, कोड डालेंगे और दिनांक डालेंगे। दिनांक ऐसे नहीं लिखी जाती, आपका मान लो पेपर इस बार कौन सा है, 18 को है ना, ऐसे ना लिख देना 18/2/2026, काट देगा एग्जामिनर 1 नंबर। विषय लिखेंगे हम लोग, दिनांक लिखेंगे हम लोग 18 फरवरी 2026, ठीक है। ट्रेन संख्या, अब ट्रेन संख्या अगर आपको पता है 10 अंकों की होती है, पीएनआर नंबर जिसको बोलते हैं वो लिख सकते हो अगर पता है तो, वरना छोड़ दो। मैं कार्य टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत, क्या आपका विषय क्या है, किस विषय पे आप लोग पत्र लिखना चाहते हो। अब ये पत्र लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम ना लिखना पेपर में जाके, आभाषा लिख सकते हो क्योंकि कहा जाता है उसमें नहीं लिखा जाता है। सविनय निवेदन है कि आवासा दिनांक इतनी तारीख को, तारीख लिख देना, को ट्रेन संख्या, ट्रेन संख्या अगर याद है तो 10 अंक की लिख देना अपने मन से, है ना। ये जो लिखा हुआ है उदाहरण के लिए जम्मू तावी एक्सप्रेस, जो भी एक्सप्रेस आपकी रही हो, ठीक है। ये कोच संख्या, कोच नंबर लिख देना, S1 S2 S जो भी क्लास रही होगी आप लोगों की, है ना। उसमें यात्रा की, जैसे कानपुर सेंट्रल से, ठीक है, कानपुर सेंट्रल से लेके मान लो नई दिल्ली तक यात्रा की कर रहा था, मेरे पास पीएनआर संख्या 10 अंकों की लिखिए और सीट संख्या का वैध आरक्षित टिकट था। मेरे पास पीएनआर भी था, आरक्षित टिकट भी थी, अर्थात रिजर्व टिकट भी थी। यात्रा के दौरान जब टिकट निरीक्षक टीटी महोदय ने टिकट जांच के लिए संपर्क किया तो मैंने उन्हें अपना टिकट और पहचान पत्र दिखाया। किसी मामूली बात पर उनकी मुझसे बहस हो गई, मैंने विनम्रता बनाए रखी किंतु उन्होंने बिना किसी कारण के मुझसे अभद्र व्यवहार किया, ऊंची आवाज में बात की और मुझे असहज महसूस कराया। कोई भी बात रह सकती है। उनका यह व्यवहार एक सरकारी कर्मचारी के लिए निंदनीय और यात्रियों के प्रति अमर्यादित है। उनके इस आचरण से मेरी यात्रा का अनुभव अत्यंत कष्टदायी रहा है। ऐसे लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप इस मामले को गंभीरता से जांच करवाएं और संबंधित टिकट निरीक्षक टीटीई के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें ताकि भविष्य में यात्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो सके। सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है, बहुत प्यारा, ठीक है। लास्ट में मैंने कुछ बातें लिखी, आपके त्वरित संज्ञान के लिए मैं आभारी रहूंगा। कुछ नए तरीके से मैं लिखता हूँ चीजों को, ठीक है। धन्यवाद भवदीय। आपका नाम यहाँ पे मत लिख देना पेपर में जाके, सिर्फ और सिर्फ लिखोगे आबासा, क्या लिखोगे, आबासा। पता लिख देना जहां से हो, आपका फोन नंबर लिख देना, पेपर में फोन नंबर नहीं लिखा जाता है, ऐसे ऐसे कर सकते हो भले, ठीक है। सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा 10 डिजिट तक। आपका ईमेल आईडी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, लेकिन पेपर में ये सारी कुछ पर्सनल चीजें नहीं दी जाती। फोन नंबर तो धोखे से भी ना लिख देना, ठोके जाओगे पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। आवासा नाम भी नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है, ये पत्र लिखने का तरीका है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, पेपर में ये वाला पत्र आने वाला है क्योंकि एग्जामिनर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। मॉडल पेपर बताता है कि हम क्या देने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा पत्र। अब पत्र के बाद क्वेश्चन कौन सा आता है भाई, पत्र के बाद क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन आने वाला है। देखो 2 पत्र आते हैं, अथवा वाला केक और लिखा हुआ, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजेगा उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखो, धन्यवाद पत्र लिख सकते हो। 2 में से कोई एक, मैंने एक लिख के दिखा दिया। अंतिम प्रश्न जो आएगा मेरे भाई वो आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली, अपने शब्दों में निबंध लिखना है। ये आता है भैया 9 नंबर का। अब निबंध लिखते समय किन किन विषयों पर ध्यान देना होता है, किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, ये सारी चीजें मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे लाने वाला हूँ अपने निबंध। कौन कौन से निबंध आपको लिखने हैं, आतंकवाद की समस्या तथा समाधान, पर्यावरण, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, बहुत सारी चीजें हैं छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी,
है ना, प्रतिशत बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में सारी चीज़ें समझाएंगे, एक एक निबंध भी क्लियर करेंगे। निबंध यहाँ नहीं लिख के लाएं क्योंकि निबंध आपको लिखना है अपने शब्दों में, लेकिन हाँ आगे चल के मैं वीडियोस लाऊंगा, निबंध को समझाऊंगा कैसे लिखना है, कहाँ कहाँ नंबर कटते हैं, क्या क्या चीज़ें पेपर में सामना करना पड़ता है। तो इतना क्वेश्चन पेपर में आता है, इतने ही क्वेश्चन भैया मेरे पेपर में आते हैं। और कितने हैं टोटल? 13 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन होगा गद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा पद्य साहित्य का इतिहास, तीसरा होगा हमारा गद्य की व्याख्या जो कि 10 नंबर की होगी, फिर पद्य की व्याख्या वो भी 10 नंबर की होगी, 5 नंबर का गद्य का जीवन परिचय, 5 नंबर का पद्य का जीवन परिचय, फिर एक पंचलाइट बहादुर लाठी में से किसी एक की कहानी, फिर एक खंड काव्य। इतना आता है खंड का में। खंड खा में आता है गद्यांश पर आधारित अनुवाद 7 नंबर का, फिर पद्यांश पर आधारित अनुवाद जिसमें श्लोक कह सकते हैं, नचौर है ना, नचौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न चभारकारी प्रत्यवृद्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो इस पे आप 7 नंबर पाते हो, 2 नंबर संदर्भ के और 5 उसके। फिर मुहावरे आते हैं, उसके बाद अपठित गद्यांश आता है, सिंपल होता है, उसका आंसर उसी में होता है। छोटी छोटी चीजें ग्रामर में आती, शब्द युग्म आता है ना, किसी शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए आते हैं, रस छंद अलंकार आता है, पत्र आता है, निबंध आता है, ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें से मैं आपको क्या क्या करा चुका हूं अभी तक चैनल पे। रस छंद अलंकार, ये 3 चीजें मैं आपको करा चुका हूं 6 नंबर के लिए। अब एक वीडियो आने वाली पंचलाइट की कहानी, पंचलाइट की कहानी को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, 20 मिनट में पूरी कहानी याद कैसे करें वो हम आपको बताने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे करते 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 मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा मॉडल पेपर, 100 नंबर का आता है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, कुछ तरीका मैंने लिखा लिखने का, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखी जाती है, जीवन परिचय नहीं लिखा जाता, साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, कुछ चीजें मैंने बताई, लिख के लाया हूँ जितना ला सकता था। निबंध बहुत बड़ा है, नहीं लिखा जा सकता है, हाँ जब पढ़ाएंगे निबंध तो स्पेशली मैं लिख के लाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती। तो ये पेपर आता है बेटा 100 नंबर का, तो ये पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। रस छंद अलंकार मैंने आपको पढ़ाया है, सारी कुछ चीजें बताई हैं। इसी मॉडल पेपर में मैं कॉपी कैसे लिखी जाती, खुद अपने हाथों से कॉपी लिख के आपको दिखाऊंगा, प्रश्न को किस तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना होता है। एक वीडियो और आएगी कॉपी कैसे लिखें हिंदी की, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट में नहीं हो पाता है, क्योंकि 15 मिनट तो आपके चले जाते हैं कानूनी कार्यवाही में, कागजी कार्यवाही में, साइन करो, वेरिफिकेशन करो, ये करो वो करो, है ना। और 3 घंटे में पेपर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ा पेपर होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी चैनल पे। बने रहिए मैथमेटिक्स एनालिसिस के साथ, पीयूष सर के साथ, मजा आने वाली है आप सभी को। हिंदी का मॉडल पेपर आया था, मैंने कहा डिस्कस कर दिया जाए, बच्चों को समझा दिया जाए। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त की जाती, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।